मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लेसन नंबर 5 में आज लेक्चर 3 अपन डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? The mathematical form this work energy theorem W is equal to Kf minus Ki. Kf final kinetic energy, Ki initial kinetic energy. So I can say this is change in kinetic energy. Work energy theorem denotes the change in the kinetic energy of a body is equal to work done on the body, या work done on a body is equal to change in kinetic energy of object. किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंजेस होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस वर्क डन के इक्वल होता है। ये इसका स्टेटमेंट है W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। नाउ इसके प्रूफ की बात करते हैं। के एफ माइनस के आई किस तरीके से इसकी डेरिवेशन होगी। ये मेरे पास कोई भी स्मूथ सरफेस गिवन है। इस स्मूथ सरफेस का हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं इस पर जिसका मास स्मॉल m है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है u। मैं इस ऑब्जेक्ट पर कैपिटल F फोर्स अप्लाई करता हूं और कैपिटल F फोर्स अप्लाई करने पर इसका एक्सेलरेशन हमारे पास स्मॉल a हो जाता है। s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मान के चलते हैं ये मास एस डिस्टेंस यदि ट्रेवल करता है तो एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हमारे पास v हो जाती है। इट मींस u वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी हमारे पास v हो गई। तो इधर इनिशियल फॉर्म मान के चलते हैं, इसको फाइनल फॉर्मेट मान के चलते हैं। तो इनिशियल कंडीशन के अंदर बात करते हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। And here the velocity of the mass is v, so we can say final kinetic energy half mv square. This is equation number 2. Initial kinetic energy half mu square, final kinetic energy half mv square. This is equation number 2. We take second equation of uniform accelerated motion. Second equation of यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की सेकंड इक्वेशन की यदि अपन बात करते हैं सो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नो डेट u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मैंने इस बॉडी पर कैपिटल F फोर्स लगाने पर यदि एक्सेलरेशन a होता है, मास m है, तो वी नो डेट F इज इक्वल टू ma। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, F अपॉन m हो जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल a। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a F अपॉन m इंटू s। u स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2f अपॉन m इंटू एस। m इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा mb स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा 2fs। 2 को नीचे ले आओ, सो fs इज इक्वल टू इट कैन बी राइटेड हाफ mb स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? Force into displacement it can be written as work done W, half mb square it can be written as kf, and half mu square it can be written as kinetic energy ki, initial kinetic energy ki. So work done W is equal to kf minus ki. This is the work energy theorem. It is the proof of the work energy theorem. This is equation number 3. क्लियर है बच्चों? इसकी इक्वेशन बिल्कुल सेम आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसके ही इक्वल है। बस फर्क इसमें क्या है, वहां हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानते थे, अब इनिशियल वेलोसिटी को 0 ना मानकर आप u इनिशियल वेलोसिटी मानो और देन वही सेम कैलकुलेशन आपके पास होगी। w इज इक्वल टू हमारे पास kf माइनस ki आ जाएगी।
क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ पर स्पेशल केसेस अपन लेके चलते हैं, क्या स्पेशल केसेस हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, कौन कौन से स्पेशल केसेस की अपन बात करते हैं? तो स्पेशल केस नंबर 1, इफ के एफ इज ग्रेटर देन के आई. केस नंबर 2, के एफ इज लेस देन के आई. और केस नंबर 3, के एफ इज इक्वल टू के आई. इन तीन स्पेशल केसेस की अपन बात करते हैं. के एफ इज ग्रेटर देन के आई, यदि हमारे पास के एफ ज़्यादा होगा के आई के कंपैरिजन, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वी कैन से वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा. अगर के एफ लेस देन के आई है, इट मीन्स वर्क डन हमारे पास कैसा होगा? नेगेटिव होगा. और के एफ इज इक्वल टू के आई, यदि दोनों को इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क डन हमारे पास कितना होगा? 0. तो एक बात तो ये भी समझ में आती है अपने पास कि यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता है, यदि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होता है, और काइनेटिक एनर्जी यदि इक्वल होती है तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0 वर्क डन हमारे पास होता है. क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं रिलेशन between kinetic energy and linear momentum. काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन हम जनरेट करते हैं. दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो वी नो दैट लीनियर मोमेंटम P is equal to mass into velocity. This is equation number 1. And kinetic energy of a body, this is half mb square. It is equation number 2. This kinetic energy is denoted by E, या E के लिख दो यहाँ पर, जिससे ऐसे पता लग जाए काइनेटिक एनर्जी. P की फॉर्मेट में यदि अपने को इसको डिनोट करना है, E के इज इक्वल टू स्मॉल m से अपन क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्मॉल m से. यदि स्मॉल m से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, ये अपॉन अपने पास हो गया 2m. mb हमारे पास होता है p, यहाँ स्क्वायर दे रखा है, इट कैन बी डिनोटेड बाई p स्क्वायर. E के इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m. This is equation number 3 and it can be written as P square is equal to 2m ek. So it can be written as P is equal to root 2m ek. This is equation number 4. Clear है बच्चों? तो this is the relation between the linear momentum and kinetic energy. Here m is the mass of the body. तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो गया रूट 2m ई के. इट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. यहाँ पर हमारे पास एक चीज तो ये है, यदि मास स्मॉल m बॉडी का ये कांस्टेंट हो, यदि ये चीज कांस्टेंट होती है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ P प्रोपोर्शनल टू रूट ई के. काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में ऐसे कह सकता हूँ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to root of kinetic energy of body. So curve between P and root ek, P and root ek is directly proportional to P proportional to root ek. Clear? यदि मैं आप लोगों से ऐसे कह देता हूं linear momentum of a body is constant, linear momentum P is constant. यदि हम P को कांस्टेंट कर देते हैं, अगर P को कांस्टेंट कर देता हूं तो ऐसे लिखूंगा E के proportional to 1 upon m. So we can write it kinetic energy of a body is inversely proportional to mass of the body. So curve between mass and kinetic energy is डाउनवर्ड कर्व E के प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m. क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम?
यदि मास को कांस्टेंट कर देते हैं तो इसी कंडीशन में हम ऐसे भी कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू या P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू E के। यहां पर यदि इस वाले कर्व को मैं ले लेता हूं P, इसको लिख लेता हूं E के, तो इस कंडीशन में ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व हमारे पास गेन होगा। तो इस तरीके के जो भी कर्व हमारे पास पॉसिबल कर्व है वो सारे कर्व मैंने आपको डिनोट किए। बाकी मोस्टली ये रिलेशन हमारे पास आगे 12th क्लास में भी काम आएगा। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो P इज इक्वल टू √2m E के होता है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। There are two types of forces. First is conservative force and second is non-conservative force. मैं दोनों में कुछ जो डिफाइन कर रहा हूं वो डिफरेंस के फॉर्मेट में आपको डिफाइन करूंगा। कंजर्वेटिव फोर्स, the force in which work done is depends upon initial and final point, depends upon initial and final point। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर आपके पास वर्क डन डिपेंड करेगा, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। आपके पास पाथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर आपके पास डिपेंड करेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ। व्हाट इज द मीन ऑफ इट? हम चाहते हैं कि किसी बॉडी को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर भेजना चाह रहा हूं, किसी बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर भेजना चाह रहा हूं। यदि हम इसके थ्रू गए, एक बार इसके थ्रू गए, एक बार इसके थ्रू गए, तीन डिफरेंट पाथ लेता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि मान के चलो तीनों ही कंडीशन में हमारे पास वर्क डन इक्वल आता है तो इट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो दोनों के अंदर आपके पास बात करोगे तीनों पाथ के अंदर सेम है। तो तीनों पाथ के अंदर यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास यदि तीनों में वर्क डन सेम आता है तो आप कह दोगे ये कौन सा फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं। और यदि वर्क डन आपके पास अलग अलग आता है तो आप कह दोगे ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास होगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, मान के चलते हैं एक बॉडी हमारे पास है जिसको पॉइंट ए से अपन मूव करते हुए वापस इसी पॉइंट ए पर लेके आ जाते हैं। पूरे कहीं से भी अपन होकर वापस इसको इनिशियल पॉइंट पर लेके आ जाते हैं और यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, व्हेन बॉडी कम बैक इनटू द इनिशियल स्टेट, अगर वापस इनिशियल स्टेट में आती है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास चेंज नहीं होती तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो जिस फोर्स को हमने काम में लिया है वो किस तरीके का फोर्सेज होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेज होगा। कब? जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आती। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है तो समझ जाना, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज व्हेन इट कम बैक,
इनटू इनिशियल स्टेट। यदि इनिशियल स्टेट में अगर ये वापस आता है और इनिशियल स्टेट में वापस आकर हम ये कह देते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, तो कह देना ये जो फोर्स हमारे पास होगा वो किस तरीके का फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। हमने इसको इनिशियल पोजीशन में वापस लेके आए। अभी हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस की थी, वी नो दैट W इज इक्वल टू KF माइनस KI। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इन कंप्लीट वन क्लोज, अगर अपन क्लोज लूप की बात करते हैं, वापस इनिशियल लूप पे अगर इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं, तो एक अगर कंप्लीट रोटेशन की बात करते हैं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आपके पास वापस घूम फिरकर अपन इनिशियल पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, तो इस कंप्लीट साइकिल के अंदर आपके पास इनिशियल पॉइंट पर आ गया तो फाइनल और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अपन ये कहेंगे ना काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो इनिशियल और फाइनल सेम रहेंगी, यस और नो। तो कंप्लीट साइकिल के अंदर इसमें वर्क डन हमारे पास जीरो होगा, जबकि इसकी बात करेंगे तो इसमें वर्क डन हमारे पास जीरो नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो तीन हमारे पास ये मैंने डिवाइडेशन किए हैं, इन तीन डिवाइडेशन के हिसाब से ही इसकी डेफिनेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं। वैसे डेफिनेशन तो अपन कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स इन विच द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज नॉन एज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इसमें कंप्लीट साइकिल के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि इनिशियल पॉइंट पर वापस लाता है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा या वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो। हियर द वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें आपके पास जीरो नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब इसके एग्जाम्पल दें अपन कंजर्वेटिव फोर्स के, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम ऐसे कह सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप कह सकते हो कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकता हूं मैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये जितने भी फोर्सेस मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे जो फोर्सेस होंगे वो कौन से फोर्सेस होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स अपन लिख सकते हैं, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, विस्कोस फोर्स, विस्कोस फोर्स। ये जितने भी फोर्सेस हमारे पास होते हैं, ये सारे फोर्सेस बच्चों कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। क्लियर बच्चों? इस तरीके से आपका ये एक पोर्शन आपका कंप्लीट होता है काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की हमारे पास होती हैं। थैंक यू।